गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी, गालिब छुटी शराब पर अब भी कभी कभी, पीता हूँ रोज़ अब्र शबे माहताब में। चचा गालिब ये लिख गए। अब शराब को लेकर तो बहुत शायरियाँ हैं, बहुत किस्से हैं, मधुशाला भी है, मेल कराती मधुशाला भी है, पर फिलहाल तो जेल कराती मधुशाला है। मेल कराती मधुशाला से जेल कराती मधुशाला के बीच में दरअसल सबसे बड़ी चीज़ जो खड़ी है वो है दिल्ली का शराब घोटाला। जी हाँ, अमरउजाला.com में आप सभी का स्वागत है। चूँकि चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है इस शराब घोटाले की, तो शराब से जुड़ी तमाम अन्य बहसों और शेरो शायरी की बजाय बात करते हैं कि आखिर ये मधुशाला में जो मधु मिल रहा है, जो शराब मिल रही है, वो जेल क्यों करा रही है। उसके पीछे कारण है दिल्ली सरकार की आबकारी नीति और उससे जुड़ा हुआ घोटाला। दरअसल कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को लागू किया था। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में अनियमितता की शिकायतें आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने, यानी जो एलजी होते हैं दिल्ली के, उन्होंने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। महत्वपूर्ण बात यह कि पहले यह नीति लागू हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब इसमें अनियमितताओं की शिकायत आई, ये बात आई कि इससे राजस्व का फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है, तो इसकी जांच की सिफारिश कर दी गई सीबीआई की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके कार्यान्वयन में अनियमितताओं के आरोप में रद्द भी कर दिया गया था। शराब नीति रद्द जरूर हो गई, लेकिन उसकी आंच धीमी नहीं पड़ी है, और न जांच धीमी पड़ी और न जांच के परिणाम धीमे पड़े हैं। दरअसल बड़ी बात यह है कि इस पूरी जांच को लेकर सीबीआई की सिफारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद इसमें ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय भी शामिल हो गया। अब ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच कर रहे हैं, और इस मामले में जो मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं लगभग 8 महीने पहले, वो सीबीआई द्वारा गिरफ्तार हुए हैं। और अभी राज्यसभा सांसद और आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह जब गिरफ्तार हुए हैं, तो उनको ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है, और उसी के बाद इस मामले की तमाम चर्चा ने जोर पकड़ा है। और इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल ये शराब घोटाला है क्या। इसमें बड़ा सवाल ये भी उठ सकता है कि ईडी की जांच और सीबीआई की जांच एक दूसरे से अलग क्यों है, और दोनों ही संस्था एक साथ क्यों जांच कर रही है। दरअसल सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ही ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी। मतलब सीबीआई ने ही जो मामला दर्ज किया था, एफआईआर दर्ज की थी 15 लोगों के खिलाफ, उसी के आधार पर ईडी ने भी पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। इसीलिए ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही हैं। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन के शोधन के आरोपों की जांच कर रही है, और वहीं सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है। तो इस वजह से ईडी और सीबीआई इस मामले में शामिल हो गए हैं। आगे हम ये देखते हैं कि इस मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। दिल्ली शराब नीति के मामले की जांच कर रही दोनों एजेंसियों सीबीआई और ईडी ने अब तक 15 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्रन, राजेश जोशी, गौरंतला बुचीबाबू, अमित अरोड़ा, बेनॉय बाबू जो कि फ्रांसीसी शराब कंपनी परनोट के रिकॉर्ड जो उनके रिकॉर्ड पर उनके महाप्रबंधक हैं, पी शरतचंद्र रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर व्यवसायी अमनदीप थाल और व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली शामिल हैं। ये सब शराब कारोबारी हैं, इनके सबके नाम शामिल थे, इसलिए इनको, हालांकि 88 लोगों से इस मामले में पूछताछ हुई आपको बता दें, लेकिन इन 15 लोगों की गिरफ्तारी दोनों ही एजेंसियों के साथ हो चुकी है। और संजय सिंह की ताजा गिरफ्तारी के बाद जो अब ईडी की हिरासत में है, ईडी की पूछताछ के लिए उनको रिमांड पर भेजा गया, हिरासत नहीं सॉरी रिमांड पर है ईडी की, प्रवर्तन निदेशालय की। उसके बाद ये मामला और तेजी से चर्चा में आया है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये पूरी शराब नीति जिसको लेकर इतना बवाल मचा है, राजनीतिक भूचाल मचा है, भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, और जो पूरा विपक्षी गठबंधन है INDIA वाला, वो ये सोच में पड़ गया है कि इसको वो लेकर क्या रुख अपनाएं, क्या पूरी तरह आम आदमी पार्टी के साथ जाएं या नहीं जाएं। और इस पर बड़ी मिलीजुली सी प्रतिक्रिया आई है, खासतौर पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया जो है उसकी चर्चा जोरों पर है, उस पर बात अलग से करेंगे। लेकिन ये जो शराब नीति थी जिसको लेकर इतना भूचाल मचा है, वो क्या थी। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू कर दी थी। इस नीति के तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए, और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 शराब दुकानें खोले जाने का प्रावधान था। इस तरह से कुल मिलाकर
849 दुकानें खुलनी थी इस नीति के तहत, जो 32 जोन बने थे, और 27 अधिकतम खुल सकती थी, मतलब कुल 849 दुकानें इस नीति के तहत खोली जानी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें प्राइवेट थी, लेकिन नई नीति के बाद सभी दुकानों को, शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, मतलब सरकार इससे पूरी तरह बाहर हो गई। एक आरोप इसलिए यह भी है कि तमाम प्राइवेट कारोबारियों को आपने लाभ पहुंचाने के लिए यह किया। सरकार ने तर्क दिया था कि ऐसा कर देने से, मतलब सारी की सारी दुकानों को निजी कर देने से, प्राइवेट कर देने से 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देना होते थे, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। देखिए, 25 लाख रुपए देने पड़ते L1 लाइसेंस के लिए, उसको सीधे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। अब बड़ी बात यह है कि अगर ये सब अच्छा था, दुकानें बढ़ गई, लाइसेंस की फीस बढ़ गई, तो फिर इसमें घोटाले के आरोप क्यों लग रहे हैं और कैसे फिर ये शराब नीति गलत हो गई? शराब लोग पी रहे हैं, सरकार उससे पैसा कमा रही है, वो एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन अगर शराब लोग पी रहे हैं, दुकानें ठेके पर दी जा रही हैं, उनको प्राइवेट कर दिया गया, उनकी संख्या बढ़ा दी गई, लाइसेंस फीस अगर बढ़ा दी गई, तो फिर घोटाला कैसे हो गया? दरअसल नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने के आरोप जांच में लगाए गए हैं। बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात भी इस आरोप में कही गई है। भारतीय जनता पार्टी का तो यही आरोप है कि इस घोटाले में 3 तरीके से गड़बड़ियां की गई हैं और इसी वजह से ये एक महा घोटाला है और इसीलिए वो इतनी हमलावर आम आदमी पार्टी पर है। अब ये पूरे जो आरोप हैं उसे समझने के लिए हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दरअसल लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करके बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। जो लोग 25 लाख रुपए दे सकते थे, दरअसल उनको बाहर कर दिया गया। अगर उनको बाहर कर दिया गया तो सारा का सारा जो ठेका है और 100% वो निजी भी हो गई, वो बड़े कारोबारियों के पास चला जाएगा और बड़े कारोबारियों से फिर सीधे सरकार अपने फायदे के लिए कुछ भी सौदा कर सकती है। ये आरोप है। देखिए, ये आरोप है कि 25 लाख की फीस देने वाले तो बहुत सारे लोग थे। अब वो 25 लाख से 5 करोड़ हो गया, मतलब 25 से 30 लाख नहीं किया गया, 35 लाख नहीं किया गया, डबल करके 50 लाख भी नहीं किया गया, सीधे 5 करोड़। इसका मतलब आपने पूरी के पूरे वर्ग को, जो ये ठेके पहले लेता था शराब की दुकानों के, उठाता था सरकार को रकम चुकाकर, वो अब इससे बाहर हो गया। बाहर होकर केवल बड़े ठेकेदार इसमें शामिल हो गए। इसके लिए सरकार ने जो लाइसेंस शुल्क तय किया था वो बढ़ जाने से सरकार ने कई तरह की कैटेगरी भी बनाई। सरकार ने न केवल बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाया जैसा कि आरोप है, इसके लिए कई तरह की कैटेगरी बनाई गई। इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए जो लाइसेंस दिया जाता है, उसके लिए उदाहरण देकर अगर हम समझें तो पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, अब नई नीति के बाद उसी के लिए उसको 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। आरोप यही है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया है और इससे छोटे कारोबारियों की दुकानें बंद हो गई। बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। विपक्ष का एक आरोप यह भी है कि इसके एवज में आम आदमी का पार्टी के नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं से मोटी रकम घूस के तौर पर मिली है। इसका प्रमाण नहीं है और उसी को लेकर कोर्ट में भी बहस चल रही है, लेकिन सरकार ने बताया कि यह पूरा सौदा फायदे का है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का तर्क है कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से सरकार को एकमुश्त राजस्व की कमाई हुई। इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वैट घटाया उसकी भरपाई भी हो गई। दूसरा जो बड़ा आरोप है उसकी तरफ चलते हैं। दूसरा बड़ा आरोप है कि खुदरा बिक्री में भी सरकारी राजस्व में भारी कमी होने का जब ये नीति लागू हुई उसके बाद आरोप लगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पहले अगर 750 मिलीलीटर ml की एक शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी, तब इस एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33.35 यानी 33.35 रुपए का मुनाफा होता था, जबकि 223.89 रुपए का उत्पाद कर और 106 रुपए का वैट के रूप में सरकार को मिलता था। तो सरकार का यह राजस्व उस वक्त था, मतलब एक बोतल पर सरकार को 329.89 रुपए का फायदा मिलता था। लेकिन नई शराब नीति से सरकार के इसी मुनाफे में खेल होने का यानी गड़बड़ी होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि नई शराब नीति में वही 750 ml वाली शराब की बोतल का दाम 530 रुपए से बढ़कर 560 रुपए हो गया। इसके अलावा रिटेल कारोबारी का मुनाफा भी 33.35 रुपए से बढ़कर सीधे 363.27 रुपए हो गया, मतलब 33 रुपए से 363 रुपए। मतलब कि रिटेल कारोबारियों का फायदा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया।
वहीं सरकार को मिलने वाला 329.89 रुपए का फायदा घटकर ₹3.78 रह गया। इसमें 1.88 रुपए उत्पाद शुल्क और 1.90 रुपए वैट शामिल है। मतलब यही बड़ा आरोप है कि आपने लाइसेंस शुल्क तो बढ़ाया, लेकिन खुदरा बिक्री जो शराब की हो रही है, रिटेल जो सेल शराब की हो रही है, उसमें प्रति बोतल पर आपको नुकसान होना शुरू हो गया सरकार को, और यही सबसे बड़ा आरोप है। दरअसल इस पूरे शराब घोटाले को लेकर 7 खामियां बिंदुवार निकाली गई थी जांच रिपोर्ट में, और उसी से दिल्ली सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए थे। शराब घोटाले के मामले ने तूल पकड़ा तो केंद्र सरकार ने इसकी जांच करवाई। मुख्य सचिव ने जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की जो दिल्ली के उपराज्यपाल को भेजी गई। इस रिपोर्ट में सभी 7 बिंदुओं पर सवाल उठाए गए हैं। मनीष सिसोदिया के निर्देश पर आबकारी विभाग ने एयरपोर्ट जोन के L1 बिडर को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए। बिडर एयरपोर्ट अथॉरिटीज से जरूरी NOC नहीं ले पाया था। ऐसे में उसके द्वारा जमा कराया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकारी खाते में जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बिडर को वही पैसा लौटा दिया। यह पहला बिंदु था जो सरकार ने जांच समिति बनाई थी और उपराज्यपाल को सौंपी थी। उसी जांच समिति ने जो पाया था उसका दूसरा बिंदु यह था कि केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना आबकारी विभाग ने 8 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी करके विदेशी शराब के रेट कैलकुलेशन का फार्मूला बदल दिया। बियर के प्रत्येक केस पर लगने वाली 50 रुपए की इंपोर्ट पास फीस को हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसके चलते सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। यह था दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु यह था कि टेंडर दस्तावेजों के प्रावधानों को हल्का करके रिटेल लाइसेंसियों को वित्तीय फायदा पहुंचाया गया, वह भी तब जब लाइसेंस फी, ब्याज और पेनल्टी न चुकाने पर ऐसे लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई होनी थी। मतलब कार्रवाई करने की बजाय आपने उनको फायदा पहुंचा दिया। सरकार ने दिल्ली के अन्य व्यवसायियों के हितों को दरकिनार करते हुए केवल शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर उनकी 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस को माफ कर दिया, जबकि टेंडर दस्तावेजों में ऐसे किसी आधार पर शराब विक्रेताओं को लाइसेंस फीस में इस तरह की छूट या मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि कोरोना जो है वो अपने आप में एक महामारी थी और बहुत ही अलग तरीके से उसने दुनिया को प्रभावित किया, लेकिन कोरोना काल के नुकसान की भरपाई के लिए भी जो ये लगभग 150 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए, उस पर भी सवाल इस जांच रिपोर्ट में उठाए गए हैं। जांच रिपोर्ट का 5वां बिंदु ये था कि सरकार ने बिना किसी ठोस आधार और किसी के साथ चर्चा किए बिना ही इस पॉलिसी के तहत हर वार्ड में शराब की कम से कम 2 दुकानें खोलने की शर्त टेंडर में रख दी। बाद में एक्साइज विभाग ने केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना नॉन कन्फर्मिंग वार्डों के बजाय कन्फर्मिंग वार्डों में लाइसेंस धारकों को अतिरिक्त दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। मतलब सरकार तक ये बात गई नहीं, आबकारी नीति बनी अपने स्तर पर, अपने स्तर पर निर्णय होकर लागू हो गए और वार्ड स्तर पर भी इसमें घोटाला हुआ। ये 5वां बिंदु कहता है जांच रिपोर्ट का। 6वां बिंदु जांच रिपोर्ट का ये कहता है कि सोशल मीडिया, बैनरों और होर्डिंग्स के जरिए शराब को बढ़ावा दे रहे लाइसेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह दिल्ली एक्साइज नियम 2010 के नियम 26 और नियम 27 का उल्लंघन है। दरअसल पूरे देश में आप देख सकते हैं कि कहीं भी शराब का विज्ञापन करना, धूम्रपान का विज्ञापन करना प्रतिबंधित है। आप अखबारों में, मीडिया में, टेलीविजन चैनलों पर, डिजिटल वेबसाइट्स पर शराब के विज्ञापन नहीं देखते हैं, क्योंकि ऐसा नियम के तहत है, ऐसा कानून के तहत है। इसका एक तोड़ शराब विक्रेताओं ने निकाल लिया कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए शराब का प्रचार करना शुरू कर दिया। दरअसल ये दंडनीय अपराध है, कानूनी तौर पर आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसी गतिविधियों को, ऐसी हरकतों को अनदेखा किया। शराब जिसको पीनी है वो ले ले, सरकार बेच रही है, सरकार उस पर टैक्स भी ले रही है, पैसा भी कमा रही है, लेकिन फिर भी चूंकि ये समाज को नुकसान पहुंचाता है, शराब अच्छी चीज़ तो है नहीं, उसके बावजूद शराब अगर बिक रही है तो बिके, लेकिन उसका प्रचार नहीं हो, उसका कोई विज्ञापन नहीं आए। एक ज़माने में आते थे, प्रतिबंध लग गया, धूम्रपान के लिए, तंबाकू के लिए किसी भी तरह का आप विज्ञापन नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसे मामले की अनदेखी की। जांच का 7वां और आखिरी बिंदु यह था कि लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी किए बिना लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए उनका ऑपरेशनल कार्यकाल पहले 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 31 मई 2022 तक कर दिया गया और इसे फिर वापस जून 2022 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक कर दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से भी कोई मंजूरी नहीं ली गई। बाद में आनन फानन में 14 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाकर ऐसे कई गैर कानूनी फैसलों को कानूनी जामा पहनाने का काम किया गया
और शराब की बिक्री में बढ़ोतरी होने के बावजूद रेवेन्यू में यानी सरकार की आय में बढ़ोतरी होने के बजाय 37.51% का रेवेन्यू यानी आय जो है सरकार की कम हुई। 37% से ज़्यादा आय सरकार की कम हो गई, लेकिन ये घोटाला चलता रहा और इसके लिए इसको रद्द भी कर दिया गया नीति को। हालांकि लागू कर दी गई थी नीति, लेकिन जब आरोप लगे, बात सामने आई कि इस तरह का बड़ा घोटाला हो गया है और जो सरकार का दावा था वो फेल हो रहा है कि इस नीति से तो दरअसल सरकार की आय बढ़ेगी। देखिए, पूरा खेल अगर आप संक्षेप में समझें, जिसके जो तकनीकी पहलू थे, जांच रिपोर्ट के जो बिंदु थे, वो हमने अमर उजाला के माध्यम से आपके सामने रखे हैं। लेकिन अगर आप एक बहुत आम फहम भाषा में इसको समझना चाहें तो बात यह है कि आपने कहा था कि शराब बेचकर सरकारें पैसा कमाती हैं, हर राज्य सरकार कमाती है, केंद्र के पास भी हिस्सा जाता है। हम शराब को इस तरीके से बेचेंगे कि हम और ज़्यादा पैसा कमा लें। लेकिन उसके लिए किया क्या गया? उसके लिए किया ये गया कि लाइसेंस फीस को बढ़ा दिया गया 25 लाख से 5 करोड़ और उसके एवज में रिटेल में प्रति बोतल पर जो होने वाला मुनाफा था सरकार का, उसको घटाकर उस मुनाफे को सीधे कारोबारियों तक पहुंचा दिए गए। यानी कारोबारियों से ये कहा गया कि आप लाइसेंस फीस ज़्यादा भर दो, तो वो कोई भी कहेगा कि भाई इतनी ज़्यादा लाइसेंस फीस आप क्यों मांग रहे हो, इतना तो मुनाफा हमको होता नहीं है। तो उनसे कहा गया कि आपको मुनाफा ज़्यादा होगा, प्रति बोतल आपका जो मुनाफा है वो बढ़ जाएगा। इसलिए यही दावा सरकार ने भी किया था। आम आदमी पार्टी सरकार का ये दावा था, चूंकि 5 करोड़ रुपए हम शुरू में ही ले रहे हैं, तो हमको एकमुश्त सरकार के पास पैसा आ गया, राजस्व आ गया, जो बाद में धीरे धीरे प्रति बोतल की बिक्री पर आता और उसके एवज में हमने प्रति बोतल बिक्री पर होने वाला जो फायदा था उसको कम कर दिया। लेकिन जब जांच समिति ने दोनों ही चीज़ों का जोड़ घटाव किया कि अगर आपको शुरुआत में एकमुश्त राजस्व मिल गया तो बाद में भी प्रति बोतल की बिक्री से आने वाला जो पैसा है, दोनों मिलाकर कुल आय सरकार की बढ़नी चाहिए। लेकिन सरकार की कुल आय नहीं बढ़ी, यही सबसे बड़ा आरोप है। और ऐसा करते समय अगर आपने शराब कारोबारियों से कोई और फायदा भी उठाया है, जैसा कि आरोप है, और उनमें से एक शराब कारोबारी जो देवेंद्र अरोड़ा हैं, वो सरकारी गवाह भी बन गए हैं और उन्हीं की पूरी जो गवाही है उसके आधार पर ये जांच भी आगे बढ़ रही है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर तीखे सवाल पूछे गए हैं। मसला ये है कि अगर घोटाला हुआ है तो घोटाले के सबूत होने चाहिए। सबूत में ये सारी बातें हैं जो हमने आपको बताई कि ये सब मिलाकर ही घोटाले का संकेत देती हैं। इसीलिए फिलहाल ये कथित घोटाला है। अगर आगे जो जांच बढ़ती चली गई, कानूनी कार्रवाई होती रही, तो ये पूरी तरह कानूनी कार्रवाई से ही साबित किया जा सकता है कि ये सचमुच इस तरह का और इतना बड़ा घोटाला है। फिलहाल इस घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी परेशान है, उसके पेशानी पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं। बड़ा समय है, चुनावों का समय है और ऐसे समय में बड़े नेता अगर जेल में होंगे तो दिक्कत है। एक अलग मामले में सत्येंद्र जैन पहले से जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह अभी ईडी के रिमांड पर हैं। निश्चित ही आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती भरा समय है, लेकिन इस पूरे मसले पर राजनीति खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। शराब घोटाला क्या था, ये हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की। आपके कोई कमेंट हैं, टिप्पणी हैं, सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।